हम लोग अल्कोहल के प्रिपरेशन में बातचीत कर रहे थे और जो पिछला रिएक्शन हम लोग चर्चा किए थे वो था प्राइमरी एमीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। अरे बेटा, अल्कोहल बनाने के और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे अगला तरीका है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ क्या चीज? ईस्टर। अगर हम लोग कोई ईस्टर ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, अगर हम लोग कोई ईस्टर ले लें और ईस्टर को हम लोग रिड्यूस कर दें क्या चीज के द्वारा, एक ईस्टर को हम लोग हाइड्रोलाइज कर दें, वाटर से रिएक्शन करवा दें एसिडिक कंडीशन। अरे बेटा, हम लोग जानते हैं बड़ा फेमस रिएक्शन है ईस्टर का। अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, ईस्टर को अगर वाटर के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो यह इधर टूट जाता है क्या चीज में, यह इधर टूट जाता है एसिड और प्लस क्या चीज में, अल्कोहल। तो यहां से भी हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। जानते हो बेटा, ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखे हैं, ये रिएक्शन 8 मैकेनिज्म से होता है। ये जो सिंपल सा रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, इसके टोटल कितने तरह हो सकते हैं? 8 मैकेनिज्म होते हैं। 8 मैकेनिज्म में बनता तो अल्कोहल एसिड ही है, लेकिन एटम वाइज कौन सा ऑक्सीजन कहाँ गया, कौन सा हाइड्रोजन कहाँ गया, एटम वाइज डिफरेंस होता है। और हम लोग उसके बारे में एसिड चैप्टर में चर्चा करेंगे। इस रिएक्शन के टोटल 8 वैरायटी, 8 तरह से ये रिएक्शन होता है और 8 डिफरेंट है, 8 अलग अलग, कुछ न कुछ अंतर सब में है। उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ईस्टर का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा दें तो वो उधर बदल जाता है, एसिड में, अल्कोहल में बदल जाता है। जानते हो बेटा, यहाँ पर एक खास बात हमको कहना याद आया है बताने के लिए, ठीक है? और जो चीज अभी बताने जा रहे हैं उस पर अभी के बाद सिर्फ अपने मॉड्यूल में, लगभग 10 क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन है जिसमें 3-4 क्वेश्चन अल्कोहल चैप्टर में ही है, 3-4 क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन में है और बाकी एसिड डेरिवेटिव में है। और इस रिएक्शन पर कंपटीशन में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सुनना, ध्यान देना। अगर सबका ध्यान सामने रहे, एकदम शांत मन में उथल पुथल, सिर्फ देख रहे हैं और मन में कुछ और सोच रहे हैं, ऐसा नहीं, मन से भी शांत हो। अगर किसी ईस्टर को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा दें, तो भी अल्कोहल बनता है। ईस्टर को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा दें तो भी अल्कोहल बनता है, ठीक है? लेकिन यहां पर अल्कोहल कैसे बनता है वो देखिएगा। रिएक्शन ऑफ ईस्टर विद क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे मान लो हम लोग कोई ईस्टर लिए हुए हैं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है? और इसको हमने रिएक्शन करवाया है क्या चीज के साथ, तो RMgX के साथ रिएक्शन करवाया है। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ पर होगा ये कि ये R माइनस यहाँ आकर अटैक करेगा और यह बॉन्ड ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बनेगा चीज वो कैसा दिखेगा? यहाँ पर जो चीज बनेगा वो CH3 C O माइनस, ये R, ये O C2H5, ये ऐसा चीज बनेगा। अरे बेटा, जब वह बॉन्ड वापस शिफ्ट होगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, तो इन तीनों में जिसका लिविंग एबिलिटी अच्छा होगा वो निकलना पड़ेगा उसको। और लिविंग एबिलिटी तुम लोग को बताए हैं, क्या बताए हैं? वीकर बेस आर बेटर लिविंग ग्रुप। जो कमजोर बेस होते हैं वो अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। इन तीनों में वीकर बेस, देखो ये R माइनस आयन है, वो CH3 माइनस आयन है, ये C2H5O माइनस है। इन तीनों में कमजोर बेस कौन होगा? ये होगा अल्काइल कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, बहुत मजबूत बेस, सबसे मजबूत बेस, ठीक है? तो ये इन तीनों में कमजोर बेस ये है, तो यही बेटर लिविंग ग्रुप इन लोगों में। ऐसे ये अब नॉर्मल बेटर लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन जिनके साथ कंपैरिजन है उनमें अभी यही है। तो ये अगर यहाँ से बाहर निकल जाए तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो गया? देख तो, यह कन्वर्ट हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O R में कन्वर्ट हो गया। ये कन्वर्ट हो गया इस तरह की चीज में।
अच्छा, कीटोन बन गया। और अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़े थे हम लोग कि एल्डिहाइड कीटोन से ग्रिग्नार्ड रीजन को रिएक्शन करवा तो अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड से करवाओ तो प्राइमरी अल्कोहल, बाकी किसी एल्डिहाइड से करवाओ तो 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से करवा लो तो 3 डिग्री। अरे बेटा ये क्या चीज है? और इसको हम लोग फिर से रिएक्शन करवाने जा रहे हैं क्या चीज के साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। इसको हम लोग फिर से रिएक्शन करवाने जा रहे हैं RMgX के साथ। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा ये कि ये R माइनस फिर से आकर अटैक किया, ये R माइनस फिर से आकर अटैक किया, तो ये बदल गया CH3, ये बदल गया O माइनस, ये हो गया R फिर से एक R। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हो कि सर यहाँ भी O माइनस ऐसा सिचुएशन, यहाँ भी O माइनस ऐसा सिचुएशन, क्या यहाँ पर ये वापस आए और ये निकल जाए? ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसका जवाब है ये। अरे बेटा सबसे पहली बात तो ये लोग बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, नहीं निकलेंगे। अगर कुछ परसेंट में निकल भी गए तो वापस तो यही चीज बन गया। तो जितना मॉलिक्यूल में, मान लो 100 मॉलिक्यूल रिएक्शन करके ये बना और 10 या 5 मॉलिक्यूल में निकल भी गया, तो हम लोग मानेंगे कि 85 या 80 मॉलिक्यूल में ही रिएक्शन हुआ है, वापस वो रिएक्टेंट ही बन गया, वो फिर से रिएक्शन करके इधर कभी न कभी आ ही जाएगा। तो ऐसा चीज है। और ये बनने के बाद जानते हो क्या होगा? ये O माइनस बनने के बाद ये Mg प्लस जाकर उसके साथ अटैच हो जाएगा, ये Mg प्लस और X। और सॉल्यूशन में जब बाहर से हम लोग वाटर ऐड करेंगे, सॉल्यूशन में बाहर से जब हम लोग क्या ऐड करेंगे? वाटर ऐड करेंगे। सॉल्यूशन में बाहर से जब हम लोग क्या ऐड कर देंगे? वाटर ऐड कर देंगे, तो फिर ये क्या चीज में बदल जाएगा? ये हो जाएगा क्या चीज जानते हो? CH3C, ये हो जाएगा OH, और ये इधर हो जाएगा क्या चीज? ये RR। बेटा एक चीज यहाँ ध्यान देना है, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, जानते हो क्या? कि जब हम लोग, ध्यान से सुनना, जब हम लोग किसी ईस्टर को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जब किसी ईस्टर को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पहले कीटोन और फिर 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। लेकिन जो 3 डिग्री अल्कोहल बनता है उसमें दो अल्काइल आया हुआ होता है। एक अल्काइल ईस्टर वाला पहले से, और दो अल्काइल आया हुआ होता है कहां से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का दो अल्काइल आया हुआ होगा। ये बात समझ में आ गया? जैसे मान ले एक क्वेश्चन हम आपके सामने, ये ध्यान से देख लिए सभी लोग, ये ध्यान से देख लिए थे सभी लोग पक्का? जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लोगों के सामने रखा गया है, ध्यान देना, एक क्वेश्चन हम लोग के सामने रखा गया है ऐसा, एक क्वेश्चन हमारे सामने रखा गया है, इस तरह का मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये C डबल बॉन्ड O, ये, और इसको बोला कि CH3MgBr से रिएक्शन करवाए हैं। तो बताओ फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? इसको अगर CH3MgBr से रिएक्शन करवाएं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बता सकते हो आप लोग? इसको अगर CH3MgBr से रिएक्शन करवाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट, तो अल्कोहल के प्रिपरेशन के रिएक्शनों को आगे बढ़ाएं। अभी हम लोग देखें कि ईस्टर का हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं तो भी बदल जाता है क्या चीज? तो भी बन जाता है अल्कोहल। और बीच में क्या बताने लगे थे कि ईस्टर को अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा दें तो भी अल्कोहल बनता है, लेकिन वो 3 डिग्री का अल्कोहल हुआ करता है। अरे बेटा अल्कोहल के प्रिपरेशन में अगर हम लोग आगे बढ़ें तो अगला हो सकता है फ्रॉम ईथर। अगर हम लोग कहीं पर ईथर ले लें, अगर हम लोग कहीं पर कोई ईथर ले लें और ईथर का भी अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, ईथर का भी अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए तो ये भी बदल जाता है क्या चीज में? दोनों पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में? दोनों पार्ट कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। 2 मॉलिक्यूल यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज? CH3CH2OH कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह भी अल्कोहल को बनाने का एक तरीका हो सकता है। जानते हो लार्ज स्केल पर जो इथेनॉल का प्रिपरेशन किया जाता है, अगला जो हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में चर्चा करने चल रहे हैं वो होगा लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जो लार्ज स्केल पर अल्कोहल का प्रोडक्शन किया जाता है वो किया जाता है फर्मेंटेशन के द्वारा। ठीक है, स्टार्च हो, माल्टोज हो, सुक्रोज हो, कोई भी चीज हो जो कि फलों या अनाजों के माध्यम से मिलता है, उसका जब हम लोग फर्मेंटेशन करते हैं तो वह पहले ग्लूकोज देता है और ग्लूकोज फिर फर्दर टूटकर इथेनॉल में बदल जाता है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग सुक्रोज लिए हुए हो तो सुक्रोज का फॉर्मूला हो जाता है क्या चीज? सुक्रोज का फॉर्मूला हो जाता है C12H22O11।
अरे बेटा, इसका जब फर्मेंटेशन करते हैं तो इनका फर्मेंटेशन के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको ईस्ट बोलते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको क्या बोलते हैं, ईस्ट। और वो दो तरह का एंजाइम सीक्रेट करता है, एक को बोलते हैं इन्वर्टेज और एक को बोलते हैं जाइमेज। ठीक है, यहां पहला स्टेप में इन्वर्टेज अपना काम करता है और वह सुक्रोज को डिसोसिएट करने में मदद करता है क्या चीज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यहाँ C6H12O6 ये एक मॉलिक्यूल हो जाता है क्या चीज, ग्लूकोज, और दूसरा मॉलिक्यूल हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है C6H12O6, और ये मॉलिक्यूल हो जाता है क्या चीज, फ्रक्टोज हो जाता है। जानते हो बेटा, इन्वर्टेज नाम का एंजाइम यहाँ यूज होने के कारण इस रिएक्शन को ही हम लोग बोलते हैं इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। ये यही रिएक्शन कहलाता है। ये जो रिएक्शन अभी सामने लिखे हैं, इस रिएक्शन को क्या नाम से पुकारते हैं, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर के नाम से इसको पुकारते हैं। केमिकल काइनेटिक्स का अगर न्यूमेरिकल बनाओगे तो उसमें स्पेसिफिक रोटेशन वाला क्वेश्चन में बहुत बार ये शब्द देखने को मिलेगा, इन्वर्शन ऑफ केन शुगर। तो इन्वर्शन ऑफ केन शुगर इसी रिएक्शन को बोलते हैं। और अब ये जो ग्लूकोज बना हुआ है C6H12O6, यह अब दूसरे एंजाइम जो कि यीस्ट ही रिलीज करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइमेज। जाइमेज जो होता है इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है क्या चीज में, तो इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। यह इसको कन्वर्ट कर देता है क्या चीज में, C2H5OH और प्लस CO2 और प्लस कुछ H2O भी हो जाता है। इस तरह से तो लार्ज स्केल पर इस तरह से अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है। आपको सुक्रोज हो जाए या और भी कार्बोहाइड्रेट्स, उनका फर्मेंटेशन करवाकर पहले ग्लूकोज और ग्लूकोज का फिर आगे फर्मेंटेशन करवाकर हम लोग बनाते हैं क्या चीज, तो इथेनॉल बना लिया करते हैं। तो लार्ज स्केल पर इस तरह से भी बनाया जाता है। ठीक, हाँ सुनना, मिथेनॉल जो होता है ना, CH3OH मिथेनॉल, बेटा मिथेनॉल बनाया जाता है वुड चिप्स के फर्मेंटेशन के द्वारा। लकड़ी का पतला पतला छिलका, लकड़ी को प्लेन करने के लिए वो जो उसको रंधा बोलते हैं, उसके द्वारा लकड़ी का पतला पतला छिलका बना लेते हैं और उसको बहुत दिनों तक फर्मेंट करवाया जाता है। लकड़ी के फर्मेंटेशन से जो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स बनता है, जो नीचे डिपॉजिट हो गया या जो गैस बन के उड़ गया, छोड़ो उसको, जो वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होता है उसको पायरोलिग्नियस एसिड बोलते हैं। पायरोलिग्नियस एसिड इज नॉट ए नेम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, ये मिक्सचर होता है। ये जो होता है क्या होता है, मिक्सचर होता है। लकड़ी का जब फर्मेंटेशन करवाते हैं हम लोग तो जो वाटर सॉल्युबल एब्स्ट्रैक्ट वहां से निकलता है जिसमें कई सारे कंपाउंड्स के मिक्सचर होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोलिग्नियस एसिड। अरे बेटा, पायरोलिग्नियस एसिड में 3 केमिकल मेजर कंपोनेंट होते हैं, 3 चीज मेजर होते हैं। एक मिथेनॉल होता है, एक एसीटोन होता है और कुछ फॉर्मिक एसिड होता है। तो वहां से मिथेनॉल को अलग कर लिया जाता है। मिथेनॉल लकड़ी से, अनाज से इथेनॉल बनता है, लकड़ी से बनता है क्या चीज, मिथेनॉल। यही कारण है कि मिथेनॉल थोड़ा सा सस्ता होता है। अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग अल्कोहल के प्रॉपर्टीज के बारे में। अल्कोहल के प्रॉपर्टीज पर अगर चर्चा करें तो 1-2 बहुत काम की बातें हैं, सुनिएगा। अरे बेटा, अल्कोहल का जो डाइपोल मोमेंट होता है, अल्कोहल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वह 1.7 के रेंज में हुआ करता है। अल्कोहल का डाइपोल मोमेंट 1.7 dBi के रेंज में होता है। ठीक है, जबकि फेनॉल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वह 1.4 से 1.5 के रेंज में होता है। याद रखना, क्या याद रखना कि फेनॉल कम पोलर है, फेनॉल कम पोलर है अल्कोहल के तुलना में। सर ऐसा काहे, फेनॉल का पोलैरिटी कम है? देखो बेटा, इसमें ये ज्यादा, सभी लोग ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने तरफ विड्रॉ करके रखना चाहेगा,
तो डायपोल मोमेंट वेक्टर उधर के तरफ होगा। इसमें भी अल्कोहल ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर के तरफ होगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुशिंग है, ये उस वेक्टर को सपोर्ट करेगा, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे शिफ्ट होगा, या ये एराइल ग्रुप जो है ये -I का भाग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना चाहेगा। ध्यान दिए सभी लोग हम क्या बोल रहे हैं, वहां वो इलेक्ट्रॉन पुशिंग, ये विड्रॉइंग, दोनों वेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट करेगा। यहाँ वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ और ये रिंग अपने तरफ, दोनों वेक्टर एक दूसरे का अपोज करेगा। तो इसलिए अल्कोहल का डायपोल मोमेंट जो होता है वह फेनॉल से ज्यादा हुआ करता है। पहला चीज ये याद रखना। अरे क्या आप लोग जानते हो ना, अल्काइल ग्रुप जो होता है वह हाइड्रोफोबिक होता है। अल्काइल ग्रुप जो होता है ये वाटर हीटिंग होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, इनको वाटर नहीं चाहिए। जबकि OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये लोग हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं। जानते हो, मिथेनॉल वाटर सॉल्युबल है, इथेनॉल वाटर सॉल्युबल है, लेकिन जैसे ही प्रोपेनॉल या ब्यूटेनॉल आने लगते हैं सॉल्युबिलिटी घटते चली जाती है। अल्कोहल में जैसे जैसे कार्बन का चेन लंबा होता जाएगा उनके वाटर की सॉल्युबिलिटी, वाटर में सॉल्युबल होने का टेंडेंसी क्या होते जाता है, घटते चला जाता है। ये बात भी समझ गए। अगला जो चीज हम बोलना चाहते हैं वो ये बोलना चाहते हैं कि अप टू 11 कार्बन, मिथेनॉल से लेके 11 C11 तक, ये सब जो होते हैं वो लोग लिक्विड हुआ करते हैं। ये लिक्विड फेज में, मिथेनॉल भी लिक्विड है और ये सब लिक्विड है 11 तक। लेकिन 11 के बाद वाले जो अल्कोहल होते हैं वो वैक्सी सॉलिड हुआ करते हैं। जिस तरह से वैक्स सॉलिड होता है, हल्का सा हीट लगने से मेल्ट हो जाए मोम, उसी तरह के सॉलिड हुआ करते हैं। 11 तक ये लोग लिक्विड होते हैं और हायर जो होते हैं वो क्या हुआ करते हैं, वैक्सी सॉलिड हुआ करते हैं। ठीक है। और अगला जो बात हम कह रहे हैं वो ये है कि एल्केन में भी आप लोगों को याद है जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता था वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाता था। अल्कोहल में भी जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाएगा, कम होते चला जाएगा। ठीक है। हम चलते हैं अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करने के लिए। हम चल रहे हैं चर्चा करने के लिए क्या चीज के बारे में, तो अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज पर चर्चा करने के लिए चल रहे हैं। सभी लोग सुनते रहिएगा ध्यान से। अरे बेटा, अल्कोहल के प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग क्लासिफाई करें, सुनना सभी लोग ध्यान से, अल्कोहल के प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग क्लासिफाई करें, अल्कोहल के प्रॉपर्टीज को अगर हम लोग बांटें तो इनके रिएक्शंस को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे मान लो ये है अल्कोहल, अल्कोहल के कुछ रिएक्शंस जो होते हैं वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के कारण होते हैं, जबकि अल्कोहल के बाकी के जो रिएक्शन होते हैं वो अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड के डिसोसिएशन के कारण होते हैं। ठीक है। सुनो, अगर इस तरह का कोई रिएक्शन हो रहा हो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने के कारण अगर कोई रिएक्शन हो रहा हो, अरे बेटा ये बॉन्ड टूटेगा तो RO- बनेगा। अगर ये बॉन्ड हाइड्रोजन H+ बन गया तो RO-, और RO- में यहां अगर मजबूत इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हो, खूब ध्यान देना, अगर ये O- बन गया है और यहां पर मजबूत इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप हो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर के तरफ पुश करे तो ऑक्सीजन का नेगेटिव और ज्यादा होता जाएगा, माने रिएक्टिविटी उनकी क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, ज्यादा, माने वो अनस्टेबल होता जाएगा। अनस्टेबल होगा तो वो जल्दी हाइड्रोजन को रिलीज करेगा ही नहीं, कहेगा कि भाई रिलीज करने पर हम अनस्टेबल हो जाएंगे तो हम क्यों रिलीज करें, नहीं रिलीज करेंगे। तो अगर ये बॉन्ड टूटने की बात हो तो फिर ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, फिर जल्दी रिएक्शन कौन, ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, बोलो। 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री, 1 डिग्री वाला, क्योंकि बनने वाला इंटरमीडिएट क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है 1 डिग्री में। 3 डिग्री वाले तो अनस्टेबल कर दे रहे हैं, तो उस समय रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का ज्यादा अच्छा, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का। ये बात समझ गए सभी लोग, ये पक्का, ये चीज ध्यान दिए थे। लेकिन अगर ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है OH- बनकर और ये कार्बोकैटायन बन रहा है,
तो कार्बोकेटायन अगर बन रहा है तो फिर ज्यादा स्टेबल कौन, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री। तो बेटा वैसे रिएक्शनों में इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। माने रिएक्शन देखकर हमेशा कोई जनरल नियम नहीं है कि ई अल्कोहल ज्यादा ई अल्कोहल कम, हमको रिएक्शन देखकर रिएक्टिविटी बताना पड़ेगा। अगर रिएक्शन के दौरान अल्कोहल खाली हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो फिर ऑर्डर रिएक्टिविटी का ये होगा। अगर रिएक्शन के दौरान अल्कोहल OH रिलीज कर रहा है तो फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर वैसा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा यहां से आगे बढ़े तो देखो, यहां से अगर आगे बढ़े हम तो हम लोग जो अल्कोहल का रिएक्शन चर्चा करने जा रहे हैं वो पहला होगा रिएक्शन विथ मेटल। पहला रिएक्शन होगा रिएक्शन विथ क्या चीज, रिएक्शन विथ बोल मेटल। जानते हो अगर कहीं पर कोई अल्कोहल ले ले हम लोग और इसको हम लोग रिएक्शन करवा दें किसी रिएक्टिव मेटल के साथ, अल्कोहल हल्का सा एसिडिक होता है। इनका pKa वैल्यू जो होता है, इनका pKa वैल्यू जो होता है वो 16 से लेके 19 तक होता है। जानते हो बेटा एक बात, pKa वैल्यू का अगर हम लोग एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन करें, अल्कोहल को वाटर से कम एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ pKa वैल्यू, ध्यान से सुनना सब लोग, अल्कोहल को वाटर से कम एसिडिक होना चाहिए, लेकिन pKa वैल्यू को अगर आधार बनाकर सोचा जाए तो मिथेनॉल जो होता है वह वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, फिर वाटर और फिर बाकी अल्कोहल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ pKa वैल्यू का अगर हम लोग देखें तो मिथेनॉल कहीं ज्यादा एसिडिक होता है, किसके तुलना में, वाटर के तुलना में। 1-2 यूनिट, 0.1 या 2 यूनिट, 0.2 यूनिट इसका pKa वैल्यू कम होता है। मिथेनॉल ज्यादा एसिडिक है किसके तुलना में, वाटर के तुलना में। ठीक है, तो याद रखना। और बाकी इनका जो pKa वैल्यू होता है, बाकी अल्कोहल का pKa वैल्यू जो होता है इनका 15.3 के आसपास होता है, वाटर का pKa वैल्यू 15.4 होता है, बाकी अल्कोहल का pKa वैल्यू जो होता है वो 16 से लेकर 19 तक होता है। बेटा तो कहना ये था हमको कि अगर इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इनको अगर रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करवा दें, किसी भी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन क्या होगा, वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ये भी यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यह इधर कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2O Na+ और प्लस यहाँ रिलीज कर देगा क्या चीज, यहाँ रिलीज कर देगा कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दिया करता है। ठीक है, जानते हो ध्यान से सुनना, आपको एक लाइन हम बार बार बोला करते हैं, वो लाइन याद है, कौन सा लाइन, कि जब भी हम लोग किसी ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट के तरफ भी एक ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस बनता है और इक्विलिब्रियम उधर के तरफ शिफ्टेड होता है जिधर बना एसिड बेस कमजोर हो। अरे क्या ये लाइन हम क्यों बोल रहे हैं अभी, वो सुनना। जैसे मान लो हमने कोई अल्कोहल ले लिया, खूब ध्यान से सुनना, हमने कोई अल्कोहल ले लिया और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया OH- बेस से, आपसे पूछा गया कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। बेटा सुन, अगर ये रिएक्शन हुआ, अगर मान लो ये रिएक्शन हुआ तो इधर के तरफ क्या बनेगा बोलो तो, इधर के तरफ बनेगा H2O, ये उसका हाइड्रोजन लेकर H2O और वो बन जाएगा क्या चीज, CH3CH2O- में बदल गया। सुनो ना, सुन लो ना, अल्कोहल में और वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये उसके तुलना में क्या चीज, वीक एसिड। इक्विलिब्रियम किधर के तरफ शिफ्टेड होगा, वीक एसिड के तरफ। माने ये जो बन भी गया अगर तो वापस उधर के तरफ चल जाएगा। तो रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ। तो हम जो बात अगला कहना चाह रहे हैं वो समझना, जो अगला लाइन कहना चाह रहे हैं वो समझ। अल्कोहल के पास, ध्यान से सुनना, अल्कोहल के पास ठीक है कि एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन वह हाइड्रोजन इतना भी एसिडिक नहीं है कि अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर दे, तो NaOH के साथ रिएक्शन करना शुरू कर दे। NaOH इतना मजबूत बेस नहीं है कि अल्कोहल का हाइड्रोजन छीन सके। हाँ, NaOH से मजबूत बेस के पास चलिए। अगर आप कोई अल्कोहल ले लीजिए, अगर आप कोई अल्कोहल ले लीजिए और इस अल्कोहल को रिएक्शन करवा दीजिए NH2- के साथ,
इसको रिएक्शन करवा दीजिए क्या चीज के साथ, NH2 माइनस के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, या कोई अल्कोहल ले लीजिए, इसको रिएक्शन करवा दीजिए किसी एसिटिलाइड एनायन के साथ, तो फिर यहाँ पर रिएक्शन होगा, और यहाँ रिएक्शन होगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो, यहाँ जो रिएक्शन होगा तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा बोलना, ये हो जाएगा CH3CH2O माइनस और प्लस ये क्या चीज, ये NH3, और इसका भी जो रिएक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH3CH2O माइनस, और इधर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये इतना बात समझ में आ गया। अल्कोहल एसिडिक होते हैं, लेकिन इतने भी एसिडिक नहीं होते हैं कि NaOH उसमें घुल जाए या NaOH उनके साथ रिएक्शन कर जाए। ये पूरा बात समझ में आ गया। हम आगे बढ़ें। अरे बेटा, जो अगला रिएक्शन हम चर्चा करने चल रहे हैं, उस रिएक्शन का नाम है स्टेरिफिकेशन। उस रिएक्शन का नाम है क्या चीज, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन को फिशर स्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन को फिशर स्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो अभी आपके सामने हम बताने जा रहे हैं, इसके मैकेनिज्म को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। उसके मैकेनिज्म पर भी कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। अभी जो रिएक्शन बहुत सिंपल रिएक्शन है, लेकिन कौन सा एटम कहाँ जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए इसको ऑब्जर्व करना कि एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एटम कहाँ जा रहा है, उसी आधार पर क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग देखते रहिएगा बेटा। तो जो रिएक्शन हम चर्चा करने चल रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। फिशर स्टेरिफिकेशन भी बोलते हैं इसको। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता क्या है, तो जब भी हम लोग किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन करवा दें किसी अल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन करवा दें अल्कोहल के साथ एसिड कैटलिस्ट लेकर, तो यह इधर कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, यह इधर कन्वर्ट हो जाता है ईस्टर में। ये इधर कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, ये इधर कन्वर्ट हो जाता है ईस्टर में। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ठीक, लेकिन स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म क्या होता है उस पर आते हैं, और वही गौर करने लायक चीज भी है। इसके मैकेनिज्म पर हम लोग चर्चा करने चलते हैं। जानते हो बेटा, जैसे मान लो, खूब ध्यान से सुनना, जैसे मान लो हमने एक बर्तन में अल्कोहल भी ले रखा है और एसिड भी ले रखा है। ये दोनों केमिकल हमने पहले से ले रखा है। ठीक है, दोनों केमिकल अगर हमने पहले से ले रखा है तो हमारे पास 3 वैरायटी के ऑक्सीजन है। 3 वैरायटी के ऑक्सीजन है दोनों मॉलिक्यूल मिलाकर। अरे भाई, एसिड के पास 2 और अल्कोहल के पास 1, 3 वैरायटी के ऑक्सीजन है। 3 स्पॉट, 3 तरह के जगहों पर लोन पेयर है। अच्छा, अब हम उसमें कैटलिस्ट वाला H+ डालें, तो आपको ये डिसाइड करना है कि H+ के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव ऑक्सीजन का सेंटर कौन सा होगा। माने वो H+ पहले इसके लोन पेयर पर जाकर अटैक करेगा, या इसके लोन पेयर पर जाकर अटैक करेगा, या इसके लोन पेयर पर जाकर अटैक करेगा। H+ सबसे पहले कहां जाकर अटैक करेगा, तो जानते हो बेटा, H+ को और कुछ नहीं चाहिए, जो उसको निगेटिव चार्ज ज्यादा डेवलप करवा कर बुलाएगा वहां वो जाकर अटैक करेगा। अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा जहां हो जाएगा, निगेटिव चार्ज ज्यादा जहां हो जाएगा, वही ना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण H+ वहां जाकर अटैक करेगा। ठीक है, सुनो, यहां पर लोन पेयर है, कोई रेजोनेंस नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट हल्का सा है, लेकिन यहां पर आओ, यहाँ पर जब जब रेजोनेंस होगा, यह बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो ऊपर वाले ऑक्सीजन में कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव। तीनों में से कौन सा ऑक्सीजन H+ के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्या अभी भी दिक्कत है, कौन सा? ये बात समझ में आ गया। रिएक्शन का शुरुआत होगा H+ के अटैक के साथ, और वो भी H+ का अटैक कहाँ पर, ऑक्सीजन। किसके ऑक्सीजन, एसिड के ऑक्सीजन। तो रिएक्शन का शुरुआत, क्यों वही एसिड ही ले रहे हैं, क्यों अल्कोहल पर नहीं अटैक करवा रहे हैं, ये बात समझ रहे हो।
तो ये हमने यहाँ पर एसिड मॉलिक्यूल लिया और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया क्या चीज के साथ, H+ के साथ। वो H+ कोথায় যাবে, H+ कहाँ जाएगा, बंगला बोल दिया बीच में, कोথায় যাবেন बंगला हो गया ना, किसको आता है बंगला, आता है किसी को, कोথায় যাবেন सही बोले थे। तो यहाँ पर अगर H+ आकर यहाँ अटैक कर जाए और ये बॉन्ड खुल जाए तो बेटा इधर का जो चीज दिखेगा वो कैसा दिखेगा, ये दिखेगा OH, यहाँ दिखेगा OH और ये हो जाएगा यहाँ क्या चीज, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ हो जाएगा ये कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब सुन, ये जो बना है इसी समय ये वाला अल्कोहल जो है वो आकर अटैक करता है, ये यहाँ आकर अटैक करता है अपने लोन पेयर के कारण। और जानते हो बेटा यही अटैक करना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यही वाला अटैक करना क्या चीज है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। आपको नहीं लगता है ये अटैक कठिन कंडीशनों में हो रहा है, यह अटैक आसान नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो झलक दिखला के तुरंत गायब हो जाएगा, ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। बेटा इधर भी लोन पेयर वाला स्पीसीज है, उधर भी लोन पेयर वाला स्पीसीज है, क्षण भर के लिए फ्रैक्शन के लिए वो पॉजिटिव चार्ज चमकेगा और तुरंत क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उतने छोटे से टाइम इंटरवल में अगर आप अटैक कर गए तो रिएक्शन होगा, नहीं तो फिर रिएक्शन, इसके आगे का काम कठिन है ये बताना चाह रहे हैं, स्लो होगा ये बताना चाह रहे हैं, और चूंकि वो काम स्लोली हो रहा है इसीलिए वो काम क्या चीज है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। अगर ये काम बहुत रेयरली हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है, ये अगर जाकर वहां अटैक करे तो इधर का चीज कैसा दिखेगा, देखो ये दिखेगा CH3C और ये OH, ये OH और ये हो जाएगा OH और ये यहाँ पर ये CH2 और ये यहाँ लगा हुआ CH3 और इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अरे बेटा ये बताओ ये अब हाइड्रोजन हटाने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद वो ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को रिमूव करने वाला है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस हाइड्रोजन के लिए ये OH नजदीक है कि ये OH नजदीक है, उसके लिए ज्यादा क्लोज कौन है, नीचे वाला ये नजदीक है, देखो ना ये इतना ही दूर है, ये तो बहुत दूर है। बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सब सबसे बराबर बराबर दूरी पर होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कोई किसी से ज्यादा या कोई किसी से कम दूर हो ऐसा नहीं है। जैसे मान लो ये ऊपर में है और ऊपर वाले ऑक्सीजन पे यहाँ OH है, मान ले ये ऑक्सीजन है और वो ऑक्सीजन है, अल्कोहल वाला ऑक्सीजन ये है और यहाँ H है, तो इससे जितना दूर ये है उतना ही दूर ये है, उतना ही दूर ये है, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो वो बोर्ड पर जब हम बनाते हैं तो वो ऐसा बनाना मजबूरी है, लेकिन सबसे बराबर बराबर दूरी पर हुआ करता है। तो इसके लिए जितना प्रोबेबिलिटी यहाँ से जो H निकला है वो जाकर इसके या इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा, तो जितना पॉसिबिलिटी इसका यहाँ आने का है उतना ही पॉसिबिलिटी उसका वहां जाने का भी, दोनों में से कहीं भी जाकर वो अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, इसको बोलते हैं IMP, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। IMP प्रोटॉन मॉलिक्यूल में एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उसी चीज को हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, IMP, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज बोल देते हैं। मॉलिक्यूल के अंदर में ही H+ एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, ये यहाँ आए चाहे यहाँ आए, हम कहीं एक जगह भेजेंगे लेकिन वो दोनों में से कहीं भी जा सकता है। ये चीज ध्यान, 2-3 बार बोलेंगे, लाइन को ध्यान में रखना, ये चीज 2-3 बार बोल चुके हैं, इसको ध्यान में रखना। तो ये यहाँ से निकला और दोनों में से कहीं भी एक जगह चला गया तो यहाँ क्या होगा, देखो ये हो जाएगा CH3C OH OH H+ और ये O के साथ लगा हुआ C2H5, ये ऐसा ही चीज बन जाएगा ना। और अब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होगा, अब ये लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल अगर यहाँ से रिमूव होगा तो ये सेंटर बदल जाएगा क्या चीज के रूप में, कार्बोकेटाइन के रूप में। CH3 ये OH ये बदल जाएगा प्लस और ये हो जाएगा क्या चीज, OC2H5। और अब ये अपना लोन पेयर देकर और हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के, अब ये अपना लोन पेयर यहाँ देकर हाइड्रोजन यहाँ से निकाल के क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो तो ये कन्वर्ट हो गया क्या चीज में, बोल CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ध्यान दिए ये क्या बन गया है। अरे बेटा इस मैकेनिज्म को ध्यान से देख, ध्यान से देखने के बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछे उस क्वेश्चन का जवाब देना, ध्यान से देखो मैकेनिज्म को खाली।
अगर मान लो, क्वेश्चन हम बोलने जा रहे हैं, अगर मान ले इसमें से एक ऑक्सीजन को O18 कर दिए हैं, ये नॉर्मल O16 है और ये O18 है, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन क्या हो गया है, O18 हो गया है। अब ये बताओ वो O18 जो होगा वो इधर ईस्टर में दिखेगा कि वाटर में दिखेगा? अगर एसिड में से जो डबल बॉन्ड O के रूप में ऑक्सीजन है उसको हमने क्या बना दिया, O18 बना दिया। मेरा सवाल ये है कि फिर उस मॉलिक्यूल को हम रिएक्शन में भेजें। जवाब ये हम चाहते हैं कि रिएक्शन होने के बाद दैट O18 विल बी प्रेजेंट इन आइदर एसिड मॉलिक्यूल और इन वाटर मॉलिक्यूल। कहां मौजूद होगा, दोनों में से कहां मौजूद होगा? अरे बेटा ध्यान देना, वो जो O18 सुनना, वह जो O18 होगा वो पहले इस रूप में बदलेगा और इस रूप में बदलने के बाद ये जब H जाएगा तो O18 पर भी जा सकता है और नॉर्मल ऑक्सीजन पर भी जा सकता है। अगर O18 पर गया तो वो वाटर के रूप में निकल जाएगा और नॉर्मल वाला पर गया तो नॉर्मल वाला रह जाएगा, O18 मॉलिक्यूल में ही रह जाएगा। माने इस स्टेप को एनालाइज करने के बाद हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एसिड में, ध्यान से सुनना, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के दौरान एसिड में जो दो ऑक्सीजन है उनमें से रेंडमली कोई एक एसिड में ही रह जाएगा और दूसरा अल्कोहल वाला जो ऑक्सीजन है वह डेफिनेटली कहां मौजूद रहेगा, ईस्टर में मौजूद रहेगा। अच्छा एक चीज और देखना, इस वाले रिएक्शन में अल्कोहल H दे रहा है कि OH दे रहा है? अल्कोहल कौन सा बॉन्ड तोड़कर रिएक्शन कर रहा है, H वाला कि OH वाला? H वाला बॉन्ड तोड़ रहा है। अरे बेटा H वाला बॉन्ड तोड़ रहा है तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री की, 2 डिग्री की, 3 डिग्री? 1 डिग्री। ये बात समझ में आ गया? अल्कोहल का रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री वाला ज्यादा बेहतर होगा। सुनना, अगर हमको एसिड 2-3 ठो देकर पूछे इस रिएक्शन में, जैसे पूछे कि एक जगह फॉर्मिक एसिड है, एक जगह एसिटिक एसिड है, तो ये थोड़ा रहने देते हैं, मेरे पास जगह कम है, बोले कि इन दोनों में ज्यादा बेहतर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कौन दिखाएगा, एसिडों में से ज्यादा बेहतर कौन दिखाएगा? सुन बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा था याद है? ये अल्कोहल का अटैक होना। यहाँ प्लस चार्ज जितना अच्छा हो अटैक उतना जल्दी हो जाएगा। अगर आपके एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर आपके एसिड में इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन पुश करके इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, घटा देगा, तो उसका स्टेरिफिकेशन का रेट, इन दोनों में ज्यादा अच्छा रेट किसका होगा, फॉर्मिक एसिड का रेट अच्छा हुआ करेगा। ये बात समझ में आ गया? तो ये हम लोग पढ़ रहे थे स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में अल्कोहल के प्रॉपर्टीज में। हम लोग इससे आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में।